नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 292। अब कोई ज्वलंत बाधा नहीं, जबकि भूरा पर्दे के पीछे की घटनाओं में हेरफेर करने में आनंद ले रहा था। ध्रुव ने ग्राफ्टेड क्लस्टर के लोगों को भूषण इंक और फ्लेयर कॉप के संयुक्त अत्याचारी शासन से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया। वह छाया में उतर गया और ग्राफ्टेड क्लस्टर के केंद्रीय शहर की सड़क के एक कोने पर पहुंचा, जो दुनिया से अलग थलग क्षेत्रों में से एक है। उसने ऊपर देखा और एक ज्वलंत क्षेत्र को देखा जो पूरे क्षेत्र को कवर कर रहा था, यहाँ तक कि पक्षियों और बादलों को भी उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण करने से रोक रहा था। पूरा शहर दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्सा लकड़ी और प्राकृतिक संसाधनों से बना था और दूसरा पत्थर से बना था। ये दोनों भाइयों की एक दूसरे के खिलाफ प्रतिद्वंद्विता का संकेत था। भोला के पास जंगल वाला इलाका था और भूषण के पास दूसरा इलाका। ग्राफ्टेड क्लस्टर का केंद्रीय शहर होने के बावजूद ध्रुव के आने से पहले ये पूरा इलाका न्यू ऑकस की तरह वीरान था। लोग अपने घरों में छिपे हुए थे, अपने दरवाजों पर बैरिकेडिंग कर रहे थे और कभी कभार ही अपनी खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। हर गली में सैनिक तैनात थे, उनमें से हर एक ने नारंगी रंग का कवच पहना हुआ था और उनकी छाती से ज्वाला की नक्काशी निकल रही थी। ध्रुव ने देखा कि स्थानीय लोगों के लिए वे काफी मजबूत थे। उनमें से हर एक में 4 सितारा योद्धा की ताकत थी, जिसे अलग थलग ग्राफ्टेड क्लस्टर में काफी दुर्लभ माना जा सकता था। इसका मतलब ये था कि ये सैनिक संभवतः कुख्यात फ्लेरेकॉप से थे। दोपहर के भोजन का समय हो गया है, एक सैनिक ने सूखे मांस और मांस का एक टोकरा लेकर कहा। रिहायशी घरों ने अनिच्छा से अपने दरवाजे खोले और बाहर झांका। ध्रुव ने देखा कि एक पतली सी महिला दरवाजे से बाहर आई और सिपाही से खाने के लिए भीख मांग रही थी। 2 छोटे बच्चे अपनी मां के पीछे से झांक रहे थे और खाने को हसरत से देख रहे थे। फिर सिपाही ने टोकरी से झटकेदार चीज का एक टुकड़ा निकाला और उसे महिला के पास ले आया। लेकिन इससे पहले कि वह उसे उसके हाथों से छीन पाती, उसने उसे कुछ ऐसा याद दिलाया जो उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। भुगतान कहाँ है? सैनिक ने पूछा। महिला ने जल्दी से अपनी थैली से कुछ चांदी के सिक्के निकाले और सिपाही को दे दिए। भुगतान प्राप्त होने के बाद सिपाही ने उसे मुट्ठी भर पका हुआ मांस और मोटन जर्की दिया। ध्रुव ने मन ही मन सोचा कि यह कितनी घृणित बात है। क्षेत्र के अंदर या बाहर किसी भी अन्य व्यापारी को जाने की अनुमति न होने के कारण सभी खाद्य पदार्थ केवल फ्लेरेकॉप से ही मिल सकते हैं। ध्रुव ने फैब्रिक मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया। सैनिक के अपने रुमाल को उसके सिर पर लपेट दिया। सैनिक ने संघर्ष किया और जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे ही उसने अपने सिर से रुमाल हटाने की कोशिश की, वह अचानक पीछे की ओर गिर गया और उसका सिर एक बक्से से टकरा गया, जिससे वह बेहोश हो गया। ध्रुव को कोने से बाहर आते देख महिला और उसके बच्चे चिंतित हो गए। वे उससे सावधान थे, लेकिन फिर ध्रुव ने अपनी छाया को महिला के दरवाजे के ऊपर तैरने का आदेश दिया। छाया ने दरवाजा खोला और अंगोरा शहर में उनके मुख्यालय में वापस जाने के लिए एक द्वार बनाया, जिससे ताजे फलों और भोजन के 5 अलग अलग बक्से सीधे उस महिला की ओर गिरने लगे। महिला ने आश्चर्य से टोकरियों को देखा। उसके बच्चों ने तुरंत टोकरियों में से गिरे हुए सेबों को उठाया और उनमें से प्रत्येक को एक एक टुकड़ा खाया। उसने बक्सों पर अंकित प्रतीक को देखा। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है, तो उसने ऊपर देखा और ध्रुव को उसके इस दयालु व्यवहार के लिए धन्यवाद देने की कोशिश की। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो वह पहले ही जा चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले कभी वहां था ही नहीं। ध्रुव हवा में ऊपर तैरते हुए नीचे शहर के मध्य भाग को बड़े विस्तार से देख रहा था। उन्होंने हवा में जादू के प्रवाह को महसूस करने के लिए अपने सर्वोच्च कौशल का उपयोग किया। उनके चारों ओर का ज्वलंत गुंबद आक्रामक अग्निमान से भरा हुआ था। जादू सिद्धांत को इस तरह से बनाया गया था कि सबसे अधिक मात्रा में प्रतिकारक बल पैदा हो। ध्रुव ने आंखें मूंदकर मन के विभिन्न आयामों को देखा। वास्तविकता की परत को खोलते हुए उसने देखा कि ज्वलंत गुंबद के सबसे ऊपरी भाग से अग्निमन की छोटी छोटी लड़ियां बह रही थीं। ये सभी तार नीचे भूषण के पत्थर के भवन के पास जुड़े हुए थे। मन की अपनी उत्कृष्ट संवेदनशीलता के साथ ध्रुव ने घर के अंदर सभी लोगों के प्रकाशमान हस्ताक्षरों को देखा, जिनमें 5 जादूगर भी शामिल थे, जिनके हाथ ज्वलंत गुंबद के अग्नि तारों से जुड़े थे। ये 6 सितारा जादूगर बाधा के मन का स्रोत थे। वे मंत्र को सक्रिय रखने के लिए लगातार ध्यान केंद्रित करते थे। अब आमतौर पर एकाग्रता मंत्र को बाधित करने के लिए ध्रुव को जादूगरों को शारीरिक रूप से बाधित करना पड़ता था। उसे जादूगरों का ध्यान भंग करना था, जिससे ऊपर जादू के घेरे में मन का प्रवाह बदल जाता था। लेकिन उसे ये सब करने की जरूरत नहीं थी।
वह जादूगरों को उनके मंत्रों से जोड़ने वाली अग्निमन की अदृश्य डोरियों को देख सकता था। उसे बस अपना हाथ ऊपर उठाना था और मन को अपनी ओर बहने का इशारा करना था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर फायर एनएटी वेबसाइट का उपयोग करें। लाल माने की अलग अलग फजी गेंदें अचानक हवा में तैरते सुनहरे बालों वाले लड़के की ओर खींची चली गईं। वे अपनी जिंदगी में इंसानों की नज़रों से लगभग अदृश्य रहे, फिर भी ऐसा लगा जैसे ये लड़का उन्हें असल जिंदगी में देख सकता है। वे उसकी ओर जाने के लिए मजबूर हो गए। भले ही उनका स्वभाव उन जादूगरों से जुड़ा हुआ था जिन्होंने उन्हें बुलाया था, लेकिन वे अपने स्वभाव की अवज्ञा करने और इसके बजाय इस अजीब लड़के के आदेशों का पालन करने से खुद को नहीं रोक पाए। एक अग्निमान प्रवाह से बाहर हो गया, फिर 2, फिर 4 और अंततः हजारों हजारों मान रेखा से भटक गए। जैसे ही यह घटना घटी, नीचे स्थित 5 जादूगर तुरंत सतर्क हो गए। सब ने अपनी आंखें खोली और एक दूसरे को देखा। उन्होंने देखा कि वे सब पहले की तरह उसी जगह ध्यान कर रहे हैं। जब उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था तो उनके चेहरे पर अविश्वास छा गया। किसी तरह उनका ध्यान भंग हुए बिना ही उनकी एकाग्रता टूट गई। उन्हें महसूस हुआ कि हर सेकंड के साथ अवरोध पर उनका नियंत्रण कमजोर होता जा रहा है, जिससे वे घबरा गए। ऐसा लगा जैसे उनकी अपनी बाहें किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींच ली जा रही हों। ये दर्दनाक नहीं था, यह उससे भी बदतर था, ये शर्मनाक था। वे तुरंत अपनी सीटों से उठे और भूषण की हवेली के भूमिगत तहखाने से बाहर निकल गए। उन्हें सुरक्षा और संरक्षा के लिए वहां रखा गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये सारी सावधानियां बेकार थीं। जादू फिर भी टूट चुका था। जादूगर सीढ़ियों से ऊपर भागे और भूषण के कार्यालय में जबरदस्ती घुस गए। क्या तुम लोग यहाँ क्यों हो? उसने उनसे पूछा। जादूगरों ने अभी भी अपनी सांसें संभालते हुए उसकी मेज के पीछे वाली खिड़की की ओर इशारा किया। भूषण ने एक तरफ मुड़कर शीशे से बाहर झांका। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपना चेहरा शीशे के करीब धकेला, अपना चेहरा शीशे से टकराया। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह देखना चाहता था कि जो वह देख रहा था वह सच था या नहीं। जलती हुई दीवार बार बार अस्तित्व में आ रही थी और फिर लुप्त हो रही थी। आग हवा में फैलने से पहले राख में बदल रही थी। बहुत समय नहीं बीता था कि ज्वाला में गुंबद हमेशा के लिए लुप्त हो गया, तथा जैसे ही सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ी, पूरा शहर जगमगा उठा। ये कैसे हुआ? भूषण चिल्लाया। मैं क्या करने जा रहा हूँ? भूषण पूरी तरह हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि फ्लेयरकॉप का कुख्यात बैरियर अचानक बिना किसी चेतावनी के गायब हो जाएगा। वह जादूगरों की ओर मुड़ा और पूछा, अग्नि कहाँ है? अध्याय 293 फ्लेयरकॉप के जादूगर अग्नि के बिना भूषण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। वह चिंता में इधर उधर घूम रहा था। चिंता मत करो, 6 सितारा जादूगरों में से एक ने कहा। हम जल्द ही बैरियर को फिर से चालू कर देंगे। अब भी उन्हें इस बात का कोई सुराग नहीं था कि कैसे या क्यों उनका मंत्र बिना किसी कारण के अचानक रद्द हो गया। उन्होंने इसे बस किसी तरह का अजीब संयोग मान लिया। क्या तुम फिर से जादू करने जा रहे हो? भूषण ने उनसे पूछा। जादूगरों ने ऐसे अनावश्यक सवालों का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उन्होंने अपने हाथ छत की ओर उठाए और अपने जादू के कोर पर ध्यान केंद्रित किया। उनके हाथों पर अलग अलग जादुई चक्र प्रकट हुए, जैसे ही उन्होंने अपने मन को अपने मन में बसे जादुई सिद्धांत का अनुसरण करने का आदेश दिया। अपनी संयुक्त शक्तियों से उन्होंने अपने जादुई घेरे को हवा में ऊपर उठा दिया, जिससे सभी 5 एक बड़े टुकड़े में एकत्रित हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि इन जादुई वृत्तों के आपस में टकराने से पिघलकर एक बहुत बड़ा स्लैब बन गया है जो शक्ति से चमक रहा है। हालांकि जैसे ही यह अपना विलय पूरा करने वाला था, जादू का घेरा अचानक अस्तित्व में आया और गायब हो गया। जादूगरों को लगा कि मंत्र से उनका संबंध टूट गया है, जैसे कि चाकू से काट दिया गया हो। एक बार जब यह अपने मैना स्रोत के बिना रह गया तो जादुई घेरा अंततः हवा में बिखर गया, जिससे कमरे के अंदर जमा हुआ सारा मैना लीक हो गया। इस गड़बड़ी ने एक बड़ी शॉकवेव पैदा की जिसने सभी को अपने पैरों से नीचे गिरा दिया और कुछ अलमारियों को भी नष्ट कर दिया। क्या हुआ? भूषण चिल्लाया। जादूगरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस बार उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई संयोग नहीं था। वे बालकनी से बाहर निकले और आसमान की ओर देखा, जहां सूर्य के ऊपर एक मानव की आकृति बनी हुई थी। भूषण जादूगरों के पीछे गया और उसने आकाश में एक विचित्रता देखी। कौन है वह? तुरंत ही 6 सितारा जादूगरों ने अपने ऊपर ज्वलंत कदम डाले, जिससे उनके तलवों के नीचे से एक बड़ी जैतधारा निकली। बल ने उन्हें हवा में उछाल दिया और उस उपद्रवी का सामना किया जिसने किसी तरह उनके जादू के मंत्र को बाधित किया था। जब उन्होंने अंततः उसका चेहरा देखा तो वे सभी चौकन्ने हो गए। ये गिल्ड ऑफ आर्काना का कोई प्रसिद्ध जादूगर नहीं था। ये फ्लेयरकॉप का प्रतिद्वंद्वी भी नहीं था। ये सिर्फ एक सुनहरे बालों वाला लड़का था। तुमने ये कैसे किया?
उनमें से एक ने ध्रुव से पूछा, यह आसान है, मैंने तो बस अपनी उंगलियां चटका दी थीं। उन्होंने सहज भाव से उन्हें उत्तर दिया और उनकी ओर से आ रही छिपी हुई शत्रुता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हमसे झूठ मत बोलो बच्चे, तुमने हमारा जादू कैसे रद्द किया? क्या तुमने एल्वेन अवशेष का इस्तेमाल किया? ध्रुव ने कंधे उचका दिए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यह क्या है। मैंने तुमसे कहा था, मैंने बस अपनी उंगलियां चटकाईं और देखो 5 बड़े गुस्सैल आदमी मेरी ओर आ गए। 6 सितारा जादूगरों को ध्रुव की चुटकुलों से कोई मतलब नहीं था। अगर वे ध्रुव की रहस्यमयी कलाकृति से इतने सावधान नहीं होते, जिसकी वजह से वह उनका जादू रद्द कर सकता था, तो वे इसे मजेदार मानते। उनके नारंगी वस्त्र अग्नि में प्रतीकों से सुसज्जित थे जो हवा में लहरा रहे थे। उनके मूल में निहित अग्नि मान भड़क उठी, जिससे इतनी तीव्र गर्मी निकली कि आसमान लाल रंग में बदल गया। 1, 2 नहीं, बल्कि 5-6 सितारा जादूगरों की संयुक्त शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई बच्चा आसानी से नकार सके। उन्होंने उसे धमकी दी, यदि तुम हमें यह नहीं बताओगे कि तुमने ये कैसे किया, तो हमें ये पता लगाना होगा कि तुम्हें ये पसंद है या नहीं। ध्रुव ने उन सभी को देखा और आह भरी। ठीक है, तुम इसे देखना चाहते हो, तो यहाँ है। स्नैप! उसने अपनी उंगलियां सिकोड़ लीं और उनके पैरों के नीचे की आग अचानक बुझ गई। उसकी लपटें ध्रुव की ओर एक डोरी की तरह उड़ीं और फिर पूरी तरह से उसके शरीर में समा गईं। आग की लपटों के बिना जादूगरों को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वे मुक्त रूप से नीचे गिर रहे हैं। वाह, आहा, क्या यह इतना अपेक्षित परिणाम था कि उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि वे छत से गिरने से मात्र कुछ मीटर दूर होते। उनमें से 2 लोग फेदर फॉल मंत्र का प्रयोग करके गिरने से होने वाले घातक नुकसान को कम करने में सफल रहे। अन्य 2 बाकी लोगों की तुलना में बहुत तेज थे और अपने पैरों के नीचे फ्लेमिंग स्टेप्स को फिर से लगाने में सक्षम थे, जिससे समय रहते उनकी गति धीमी हो गई। दुर्भाग्य से उनमें से एक के लिए, वह भूषण की हवेली की ईंट की छत से गिरने से पहले अपने दिमाग में जादू के सिद्धांत को क्रियान्वित करने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं थी। वह रसोई के फर्श पर गिरने से पहले 2 मंजिलों से नीचे गिर गई, जिससे संगमरमर के फर्श में एक बड़ा गड्ढा बन गया और खाना बनाने वाली नौकरानियों और बटलरों को आश्चर्य हुआ। वह गिनती के लिए नीचे थी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए गूगल पर november@alf.net वेबसाइट का उपयोग करें। जब अन्य 4 जादूगरों ने आसमान में अकेले बच्चे को देखा तो उन्हें लगा कि उनका दिल प्रति सेकंड 1000 बार धड़क रहा है। ध्रुव ने जेबों पर हाथ डाले और बेफिक्री भरी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। कैसे? उसने ऐसा कैसे किया? यह असंभव है, यह असंभव है, मेरा मानस, वह मुझसे छीन लिया गया। उन सभी ने अपने अपने मैनाकोर को देखा और महसूस किया कि इसका एक हिस्सा खत्म हो गया है, हमेशा के लिए। आमतौर पर जादू करते समय वे जो भी मन इस्तेमाल करते थे, वह कुछ समय बाद उनके मूल में वापस आ जाता था। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी साधना, उनका मन मूल, उनकी पिछली स्थिति में पहुंच गया है। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 1 महीने से उनका ध्यान और मन इकट्ठा करना सब खत्म हो गया हो। ये कहना झूठ होगा कि वे पूरी तरह से भयभीत नहीं थे। वे अपना मैना खोने से भयभीत थे, साथ ही उस लड़के से भी भयभीत थे जो किसी तरह उनका मैना छीन सकता था। देखा, मैंने तुमसे कहा था, बस एक तस्वीर। ध्रुव की आवाज चारों जादूगरों तक गूंज उठी। ध्रुव से सामना होने पर वे हर पल लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया से भर गए। हमें क्या करना चाहिए? जादूगरों में से एक ने पूछा। वह तो बच्चा है, हम उससे क्यों डरते हैं? ये सही है, हम फ्लेरेकॉप के 6 सितारा जादूगरों पर गर्व करते हैं। हम लड़ाई से पीछे नहीं हटते। उस पर हमारे महानतम मंत्रों से बमबारी करो। जादूगरों ने नए जोश के साथ ध्रुव का सामना करने के लिए हवा में उड़ान भरी। लेकिन इस बार वे उसके करीब नहीं आए। उन्होंने उसे कम से कम आधे किलोमीटर के दायरे में घेर लिया ताकि वह फिर से उनका मान न ले सके। उल्का चमक! उनमें से एक ने चिल्लाते हुए अपने प्रदर्शनों की सूची में सबसे शक्तिशाली 6 सितारा मंत्रों में से एक का जाप किया। नारंगी आग के गोले उसके हाथों में बने जादुई घेरे से होकर निकल रहे थे और हर एक गोला आतिशबाजी की तरह धुएं का एक निशान छोड़ रहा था। शेर का अभिमान, अंगारे की दहाड़! एक अन्य जादूगर चिल्लाया। जादूगर के जादुई घेरे से एक शेर का सिर प्रकट हुआ। उसने अपने जबड़े खोले और ध्रुव की ओर दहाड़ने लगा, जिससे हवा में मौजूद मानसकण उत्तेजित हो गए और उसकी ओर लहर के रूप में तापमान बढ़ गया। बेलरोग का गढ़! अगला जादूगर बोला। जादूगर ने जैसे ही अपना जादू पूरा किया, पूरी तरह से आग से बना एक अग्निदानव वास्तविकता में आ गया। यह अग्निदानव मानव जैसा दिख रहा था, सिवाय इसके कि उसका चेहरा सुअर जैसा था और उसका निचला शरीर गैस से भरा था। आह्वान पर राक्षस ध्रुव की ओर दौड़ा तथा अपने निचले गैसीय शरीर का उपयोग करते हुए पहले 2 मंत्रों की तुलना में और भी अधिक तेजी से आगे बढ़ा। छोटा फीनिक्स का पंख!
आखिरी जादूगर चिल्लाया। इस बार जादुई घेरे से बड़े बड़े काले पंख निकले। इन पंखों ने जिस चीज को छुआ उसे जला दिया, यहाँ तक कि उसके आसपास की हवा को भी। और जैसे ही वह ध्रुव की ओर बढ़ा, उसके पीछे बड़े विस्फोट हुए। अध्याय 294 ऊष्मागति की इन 4 शट तारा मंत्रों के अपनी ओर आने से ध्रुव को भी थोड़ी गर्मी महसूस हुई। खुद एक 5 स्टार जादूगर के रूप में वह अभी जो सबसे अच्छे मंत्र इस्तेमाल कर सकता था, वह केवल 5 स्टार श्रेणी में ही था। अगर यह कोई और जादूगर होता तो इसका केवल एक ही नतीजा होता, और वह था उसका खुद का विनाश। लेकिन बेशक वह अलग था। उसके पास एक सर्वोच्च प्रतिभा थी जो उसे मन पर पूरा नियंत्रण करने की अनुमति देती थी। उसने देखा कि अग्नि दानव तेजी से उसकी ओर आ रहा है। जादुई सिद्धांत अर्जित श्रेयाचार ओ ने कहा। जैसे ही उसने ये सुना, उसके दिमाग में आग के दानव की सारी चालें और मन प्रवाह की जानकारी भर गई। और जैसा कि पता चला, ये वास्तव में कोई प्राणी नहीं था। ये सिर्फ आग के मन का एक चतुर निर्माण था जो इसे दानव जैसा बना देता था। उसने उसके शरीर को देखा और अब उसे सिर्फ साधारण लपटें नहीं दिखीं। इसके बजाय उसने मन की उभरी हुई रेखाएं देखी जो मंत्र के निर्माता द्वारा अनजाने में छोड़ी गई कमजोरियों को दर्शाती थीं। वह भले ही 6 सितारा मंत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से इसके गियर को अलग अलग करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। एक साधारण झटके से ध्रुव ने अग्नि दानव की रीढ़ पकड़ ली तथा उस मन के प्रवाह को नष्ट कर दिया जिसने उसे पहली बार भौतिक बनने की अनुमति दी थी। जल्द ही अग्नि दानव की आकृतियां उसकी अपनी लपटों में पिघल गईं तथा ध्रुव के पास पहुंचते पहुंचते वह और अधिक अस्पष्ट हो गया। अंत में जब वह उसके स्थान पर पहुंचा तो वह एक 3 सितारा मंत्र के बराबर आग के गोले में बदल गया। उसी क्षण उसके चारों ओर एक अदृश्य प्रिज्मीय कवच प्रकट हुआ जिसने मंत्र में मौजूद अग्निमान को नष्ट कर दिया और शुद्ध मान को नष्ट कर दिया, जिसे ध्रुव ने जल्द ही अवशोषित कर लिया। उसके अवशेषों में धुआं तक नहीं बचा। क्या? जादूगर अविश्वास में चिल्लाया जब उसने देखा कि उसका मंत्र हवा में नष्ट हो गया। दूसरे जादूगर भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपने मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चुना। इन उच्च स्तरीय मंत्रों को बाधित करने के लिए उसने जो भी मंत्र या कलाकृति का इस्तेमाल किया था, वह संभवतः अग्नि दानव पर इस्तेमाल करने के बाद शांत हो गया था। अब उनके पास उसे सीधे चेहरे पर मारने का मौका था। दसियों की संख्या में जलते हुए उल्कापिंड आखिरकार ध्रुव के करीब आ गए। ऐसा लग रहा था कि हर उल्कापिंड ध्रुव की हर हरकत पर नजर रख रहा है। प्रतिक्रिया स्वरूप ध्रुव की छाया अचानक उससे अलग हो गई और ध्रुव की हुबहू प्रतिकृति में बदल गई। सुपीरियर शैडो क्लोन। ये सामान्य शैडो क्लोन मंत्र का 5 स्टार संस्करण था, लेकिन इस बार क्लोन जितना संभव हो सके उतना वास्तविक था। यहाँ तक कि ड्रैगनबोन भी ये पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे कि कौन सा कौन है। उल्काओं ने अचानक दिशा बदल ली और ध्रुव की छाया का अनुसरण करने लगे। ऐसा लग रहा था कि इस 6 सितारा मंत्र ने ध्रुव के क्लोन को असली चीज के रूप में पहचान लिया था। ध्रुव के क्लोन की ओर टकराने पर उल्काएं फट गईं और उसके पूर्ण एकता रक्षा पर भारी बल से बमबारी की। जब जादूगर को लगा कि वह सफल हो गया है, ध्रुव अचानक छाया रूप में पिघल गया और पुनः क्लोन से जुड़ गया। ये सुपीरियर शैडो क्लोन का एक फायदा भी था। इससे उसे दोनों के बीच सहजता से स्विच करने की सुविधा मिलती थी। अब केवल 2 मंत्र बचे थे, और संयोग से ये दोनों ही क्षेत्र प्रभाव मंत्र थे जो बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते थे और ध्रुव को चकमा देने या रास्ते से हटने का कोई मौका नहीं देते थे। यहाँ तक कि उसके क्लोन भी इसकी तीव्र गर्मी और शक्ति के अधीन होंगे। शेर की दहाड़ सबसे पहले आई, जिससे एक बड़ी तरंग उत्पन्न हुई जिससे अधिकाधिक ऊष्मा उत्सर्जित हुई, बिल्कुल आधुनिक माइक्रोवेव की तरह। इससे आकाश में स्थित संपूर्ण क्षेत्र पर छा गया तथा बादल छंट गए। और अगर इतना ही काफी नहीं था तो काले पंख ध्रुव के पैरों से 100 मीटर नीचे खड़े हो गए। ये पंख लगातार गर्मी छोड़ रहे थे, हवा के बीच में एक कैंप फायर बना रहे थे जिसका उद्देश्य ध्रुव और उसके सभी क्लोनों को भूनना था। ध्रुव की यूनिटी डिफेंस ने गर्मी को बाधित किया और उसे इसके तीव्र प्रभावों से बचाया। हालांकि दोनों 6 स्टार मंत्रों की संयुक्त शक्ति 7 स्टार मंत्र के बराबर हो गई, जो अंततः उसके बचाव को भेदने के लिए पर्याप्त थी। धीरे धीरे प्रिज्मीय ढाल में मौजूद मान कम होता जा रहा था, जिससे कुछ ऊष्मा ध्रुव की ओर रिस रही थी। गर्मी के कारण ध्रुव को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी और ध्यान लगाना पड़ा। उसने श्रेयाचार ओ को एक ऐसा नया मंत्र बनाने का निर्देश दिया जो जादू और आधुनिक भौतिकी दोनों को एक साथ जोड़ सके। उसने अपना हाथ उठाया और बोला, हीट सिंक। उसने नीचे केंद्रीय नगर की ओर देखा और सारी धातु को अपनी ओर उठने का आदेश दिया। नागरिक आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि उनकी बाल्टियां, कवच और यहाँ तक कि रसोई के बर्तन भी अचानक हवा में उड़ गए और उनकी खिड़कियों से बाहर निकल गए।
लोगों ने कूदकर अपनी बेशकीमती धातु की चीजों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनकी आंखों ने ऊपर हो रही जादुई लड़ाई को देखा। वे विस्मय और आश्चर्य से देखते रहे क्योंकि विशाल जादुई घेरे आसमान में तैर रहे थे और तीव्र आग ने वातावरण को लाल रंग में रंग दिया। जब ये हजारों हजारों लोहे और तांबे की सामग्री आसमान में तैर रही थी, तो 6 तारा मंत्रों की तीव्र गर्मी ने उन्हें धीरे धीरे पिघलाकर एक तरल मिश्रण में बदल दिया। ध्रुव ने इसका फायदा उठाया और धीरे धीरे उन्हें अपने डिजाइन में ढाल लिया। ये धातु तरल पदार्थ धीरे धीरे लंबी नलियों में तब्दील हो गए जो आसमान में फैलती गईं। ध्रुव ने उन्हें जितना संभव हो सका उतना बनाया और सीमित धातु से जितना संभव हो सका उतना पतला बनाया। फिर ध्रुव ने इन नलियों के अंदर बर्फ जैसा ठंडा पानी बनाया जो एक ओर से दूसरी ओर लगातार बहता रहा। संवहन धाराओं के कारण 6 तारा मंत्रों से उत्पन्न ऊष्मा इन नलिकाओं में मौजूद ठंडे बर्फीले पानी में स्थानांतरित हो गई, जिससे वह धीरे धीरे भाप में बदल गई, जो फिर नलिकाओं के साथ साथ मंत्र की सीमा से बाहर निकल गई। यह एक ऊष्मा सिंक था जो ध्रुव के पास सैकड़ों नलियों के माध्यम से ऊष्मा के आदान प्रदान के माध्यम से स्वाभाविक रूप से गर्मी को फैलने देता था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। जादूगरों के मुंह से अवाक रह गया क्योंकि उन्हें तापमान में भारी गिरावट महसूस हुई। प्रिज्मीय ढाल जो धीरे धीरे नष्ट हो रही थी, फिर से बन गई क्योंकि अब गर्मी उसकी सुरक्षा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कैसे? सिर्फ कुछ ट्यूबों के साथ? जादूगर अविश्वास में चिल्लाए। अब जब गर्मी का असर खत्म हो गया तो ध्रुव ने राहत की सांस ली। इस बार थर्मोडायनेमिक्स के आधुनिक ज्ञान ने उसकी मदद की। यही विज्ञान है, उन्होंने उन्हें बताया। अब जब उनके 6 सितारा मंत्र नष्ट हो गए तो जादूगर पूरी तरह से कमजोर हो गए। उन्होंने उन मंत्रों के लिए अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल कर लीं, लेकिन अंत में वे सब बेकार साबित हुईं। ध्रुव ने मौके का फायदा उठाते हुए अपना हाथ उठाया और अपने सामने खड़े जादूगर की ओर इशारा किया। टस्क, जरा रुको, लड़के। भले ही वह चमत्कारिक रूप से उनके हमलों से बच जाए, लेकिन उसके जैसा बच्चा उन सभी 6 सितारा जादूगरों को नहीं हरा सकता। अगर वे बस कुछ सेकंड और इंतजार करते तो वे फिर से अपने मंत्रों को फिर से पढ़ सकते थे। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, उसे अचानक लगा कि उसके सामने एक अजीब सी शक्ति उभर रही है। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया हिल रही है, उसकी मौजूदगी से कांप रही है। उसने ध्रुव की ओर देखा तो पाया कि उसकी उंगली का सिरा तीव्र श्वेत प्रकाश से चमक रहा था। वह नहीं जानता था कि यह किस तरह का जादू था और न ही वह किस तरह का मन इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि यह उस भयानक शक्ति, उस आत्मा को हिला देने वाले दबाव का स्रोत नहीं था जिसने उन्हें अपने पूरे जीवन में पहली बार हीन महसूस कराया था। ये बात ध्रुव के सिर के ऊपर तैरती हुई एक धातु की अजीब आकृति से आई। अध्याय 295 प्रेत यूनिटी गन। ध्रुव का सबसे शक्तिशाली हमला जो किसी भी तरह की सुरक्षा को आसानी से भेद सकता है, जिसे जादूगर बना सकता है। 8 मौलिक कोर ने उसकी नसों में मैना पंप किया, जिससे शुद्ध ऊर्जा का एक मिश्रण बना जो मनुष्य द्वारा ज्ञात किसी भी तरह के मैना को नष्ट कर सकता है। अब यदि वह इस यूनिटी मन को वैसे ही छोड़ने की कोशिश करता तो इसका परिणाम केवल एक शक्तिशाली ज्वाला होती जो उसकी मुट्ठी को घेर लेती। लेकिन अपनी पिछली दुनिया के ज्ञान का उपयोग करके ध्रुव अपने शरीर द्वारा मन को वितरित करने के तरीके, उसके मन के प्रवाह को बदल सकता था तथा मन के भौतिक और यांत्रिक गुणों का लाभ उठा सकता था। बंदूक के काम करने के तरीके की नकल करके ध्रुव यूनिटी मैना की अपार ऊर्जा को संग्रहित करने और उसे एक ही बार में मुक्त करने में सक्षम था। जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी ने 8 तत्वों में से आधे मन का निर्माण किया। ध्रुव ने उन 4 मन को प्राकृतिक तत्व नाम दिया। इस बीच उन्होंने प्रकाश, अंधकार, बिजली और विष के समूह को अमूर्त तत्व नाम दिया। अपने आप में प्राकृतिक तत्वों के संयोजन ने एक दूसरे को रद्द कर दिया, जिससे सभी 4 मन प्रकारों में संरक्षित सभी ऊर्जा नष्ट हो गई। यही बात अमूर्त तत्वों के साथ भी हुई, और प्राकृतिक तथा अमूर्त तत्वों के संयोजन से वह यूनिटी मैना का निर्माण करने में सक्षम हुआ, जो एक अद्वितीय, अतुल्य शक्ति थी। यूनिटी गन को कारगर बनाने के लिए ध्रुव ने प्राकृतिक तत्वों को मिलाया और इसे गोली के बारूद के रूप में इस्तेमाल किया, और इस बारूद पर अमूर्त तत्वों जैसे प्राइमर से तेजी से प्रहार करके वह यूनिटी मैना के निर्माण के साथ ही एक तात्कालिक विस्फोट पैदा करने में सक्षम था। और अपने शरीर में मैना प्रवाह को बदलकर वह अपनी उंगली के अंदर एक बैरल बनाने में सक्षम था, जहां यूनिटी मैना का नियंत्रित विस्फोट निर्देशित था। श्रेया 4 की मदद से इस यूनिटी गन का निर्माण सांस लेने जितना स्वाभाविक था। कम से कम उसने तो यही सोचा था। उसकी उंगली की नोक पर रोशनी चमकी। ये प्राकृतिक तत्वों वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी के निर्माण का संकेत था। उसे बस बाकी 4 तत्वों से टकराना था। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, उसे अचानक लगा कि एक अजीब सी शक्ति ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया है।
एक गूंजती हुई शक्ति जो उसके लिए अजनबी और पूरी तरह से अपरिचित थी, उसके सीने से बाहर निकली और उसकी उंगलियों में बनी यूनिटी गन से चिपक गई। श्रेया 4। ओ, क्या हो रहा है? उनके भरोसेमंद निजी एआई सहायक ने उनके पूरे शरीर को स्कैन किया, इससे पहले कि उसकी नज़र उनकी छाती पर पड़े, खास तौर पर उनके दिल पर। वाल्वों में से एक के चारों ओर किसी तरह का धातु जैसा तरल पदार्थ था, जो उनके शरीर पर छाने वाली इस अजीब नई सनसनी का कारण था। ये गॉडफोर्ज का टुकड़ा है, सर। जैसे ही इसने यूनिटी गन के गठन को महसूस किया, यह अचानक सक्रिय हो गया। ध्रुव को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि गॉडफोर्ज का टुकड़ा केवल धातु का एक साधारण टुकड़ा था जो दुनिया की किसी भी अन्य सामग्री के समान ही था। उसने इसके अंदर छिपी किसी भी तरह की विसंगति या जादू को महसूस करने के लिए इसके पूरे शरीर को स्कैन भी किया। यहाँ तक कि श्रेया 4 ओ भी ऐसी किसी चीज से अनजान थी, अन्यथा यह उसे पहले से ही चेतावनी दे देती और इसे उसके सीने में प्रवेश करने से रोक देती। उसकी सारी जांच से उसे विश्वास हो गया कि गॉडफोर्ज का टुकड़ा एक सामान्य धातु का टुकड़ा था, जिसके अंदर अभी भी थोड़ा यूनिटी मैना बचा हुआ था। लेकिन गॉडफोर्ज के टुकड़े के अंदर से प्रतिध्वनित होने वाली शक्ति ध्रुव द्वारा अब तक अनुभव की गई किसी भी शक्ति से पूरी तरह से भिन्न और अजनबी थी। सिर्फ ये तथ्य कि उसका सर्वोच्च कौशल इसकी उपस्थिति को नहीं पहचान पाया, इसका मतलब ये था कि यह बिल्कुल भी मैना से बना नहीं था। अब ध्रुव घटनाओं के इस अजीब नए मोड़ के बारे में बहुत अधिक चिंतित होता, लेकिन गॉडफोर्ज टुकड़े से आने वाली शक्ति वास्तव में उसकी उंगली में यूनिटी गन को मजबूत कर रही थी। यह मंत्र को और अधिक भौतिक और अधिक वास्तविक बना रहा था, अगर इसका कोई अर्थ हो। तभी ध्रुव ने देखा कि फ्लेरेकॉप के जादूगर उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वे उसकी उंगली के सिरे से आती चमकदार सफेद रोशनी को नहीं देख रहे थे, वे ऊपर देख रहे थे। ध्रुव ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर की ओर घुमाया, जब तक कि उसे एक स्त्री के ऊपरी शरीर का विशाल उभार दिखाई नहीं दिया। उसका पूरा चेहरा किसी धातु से बना था जो एल्यूमिनियम की तरह चमकदार था, लेकिन हीरे की तरह बेदाग था। वह कितनी भी अस्वाभाविक क्यों न लग रही हो, उसने ध्रुव को एक सौम्य नज़र से देखा, जो एक माँ की तरह अपने बेटे को देख रही थी। उसने अपने हाथ उसकी ओर फैला रखे थे, मानो वह उसकी उपस्थिति का स्वागत कर रही हो। वह उसके चेहरे को देखे बिना नहीं रह सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह एक बहुत ही वास्तविक मूर्ति को देख रहा है या एक वास्तविक जीवित इंसान को। अंतर बहुत छोटा था। वह कसम खा सकता था कि जब वह उसे देखता था तो उसके चेहरे पर छोटी छोटी हरकतें और भावों में बदलाव दिखाई देते थे, लेकिन दूसरी बार देखने पर ऐसा लगता था कि वह कभी हिली ही नहीं थी। तुम कौन हो? उसने उससे पूछा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह उसी अवस्था में रही जैसी पहले थी, अविचल। वह ये भी नहीं बता पाया कि यह प्रक्षेपण था, भ्रम था या जादू था। ऐसा लग रहा था कि इनमें से कुछ भी नहीं था। इससे उसे यह याद आया कि उसकी छाया किस प्रकार वास्तविकता में घूमती है, सिवाय इसके कि यह स्त्री जैसी आकृति किसी मानव की छाया नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आकृति की छाया थी जो 3 आयामों से परे थी। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन वह अपने बाकी दिन इस प्रक्षेपण का विश्लेषण करने में बिताना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो वह ब्रह्मांड के सवालों का जवाब दे सकता है। हालांकि समय उनके पक्ष में नहीं था। ध्रुव के सिर के ऊपर के प्रक्षेपण से उसका ध्यान भंग हुआ, जिससे 6 सितारा जादूगरों को अंततः पर्याप्त मात्रा में मन इकट्ठा करने में मदद मिली, जिससे वे अपने हाथों में एक और मंत्र बना सकें। अब जब वे जानते थे कि ध्रुव उन सभी को व्यक्तिगत रूप से हरा सकता है, तो उन्होंने अंततः उन पर दबाव डालने का निर्णय लिया और अपनी शक्तियों को संयोजित कर इस असामान्य बालक, इस राक्षसी प्रतिभा को पराजित करने का निर्णय लिया, जो उन समूहों की राक्षसी प्रतिभाओं से भी मुकाबला कर सकता था। उनके जादुई घेरे बनते रहे, चमकते रहे और अस्तित्व में आते जाते रहे। लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर जादुई सिद्धांत को पूरा किया। चारों जादूगरों ने ध्रुव की ओर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व दिशा से इशारा किया। उनके जादुई घेरे एक दूसरे के साथ एक संबंध बनाते थे। हवा में रेखाएं और गांठें दिखाई देती थीं और ध्रुव के चारों ओर जादू का एक क्षेत्र बनाने के लिए खुद को पुल बनाती थीं। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर etovelfire.net वेबसाइट खोजें। जादूगरों का जादू खत्म होने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगेगा, जिससे भयानक 8 सितारा जादू फीनिक्स का अंतिम स्टैंड तैयार हो जाएगा, जो पूरे शहर को नष्ट कर सकता है और उसे जमीन पर गिरा सकता है। तभी धातु की महिला हिली। उसने अपने विशाल हाथों से ध्रुव की ओर हाथ बढ़ाया और उसकी यूनिटी गन को आसमान की ओर इशारा करने के लिए निर्देशित किया। ध्रुव ने महसूस किया कि गॉडफोर्ज के टुकड़े की अजीब शक्ति उसकी छाती से बाहर निकल रही है और यूनिटी गन को इस हद तक शक्तिशाली बना रही है कि वह अब उसे अपने शरीर में नहीं रख सकता। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी उंगली के सिरे पर रोशनी और भी तेज होने लगी। जैसे ही एकता तोप फटने वाली थी, ध्रुव ने ऊपर से एक आवाज आती सुनी।
मुझे बनाओ, उसने कहा, इससे पहले कि यूनिटी गन आसमान में उड़ती। अध्याय 296 ग्राफ्टेड क्लस्टर बचाया गया। यूनिटी गन ने आकाश में शक्ति की एक किरण छोड़ी, जो ध्रुव के चारों ओर स्थित जादुई गोले को भेदती हुई अंदर घुस गई। जादूगरों को लगा कि 8 सितारा मंत्र के साथ उनका संबंध टूट गया है, तथा अब तक उन्होंने जो भी मन बनाया था वह भी खत्म हो गया है। उनके शरीर में थकावट की एक जबरदस्त भावना फैल गई। उन्होंने अपने कोर में मौजूद सारा मैना पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया था, जिससे वे पूरी तरह से थक गए थे। तभी आसमान से तेज रोशनी निकली। सबने ऊपर देखा तो दूर एक तारा चमक रहा था, जो किसी भी दूसरे खगोलीय पिंड की तरह टिमटिमा रहा था। लेकिन कुछ सेकंड बाद वह तारा और भी बड़ा और चमकीला हो गया। इससे पहले कि जादूगर समझ पाते कि क्या हो रहा है, प्रकाश की एक किरण अचानक प्रकट हुई, जो आकाश में अकेले तारे से टकराए और जादूगर के पेट की ओर पहुंची तथा उसके अंदर मौजूद मैना कोर को नष्ट कर दिया। लेकिन जैसा कि पता चला, प्रकाश की यह किरण मुड़ गई और अगले जादूगर से टकराए, और फिर अगले से, और फिर अगले से, जिससे आकाश में तारे के साथ लगभग वृत्ताकार संबंध बन गया। जादूगरों को मोतियों की तरह एक हार में पिरोकर लटकाने की भयावह छवि ऐसी बन गई, जो नीचे से देखने वाले किसी भी व्यक्ति की स्मृति से कभी नहीं मिटेगी। जादूगरों ने अपने पेट में घुसती हुई यूनिटी लाइट की किरण को देखा और फिर पूरी तरह थकाकर और चोटिल होकर बेहोश हो गए। उनकी सालों की साधना और कड़ी मेहनत तब नष्ट हो गई जब यूनिटी गन ने उनके दिलों को छेद दिया। प्रकाश की किरण धीरे धीरे विलुप्त हो गई, जिससे आकाश के ऊपर स्थित तारे से उसका संपर्क टूट गया, जिससे तारे की सारी चमक धीरे धीरे समाप्त हो गई और वह अंतरिक्ष के काले शून्य में छिप गया। जादूगरों के शरीर हवा से नीचे गिरे, टर्मिनल वेग से। इससे पहले कि वे दुर्घटनाग्रस्त होकर मरते, नीचे से एक छायादार आकृति उभरी और उन्हें सहारा देकर निश्चित मृत्यु से बचा लिया। ध्रुव ने सोचा कि अब उनका मरना बहुत क्रूर होगा, क्योंकि उसने पहले ही उनकी शक्ति को कम कर दिया था। उसने अपनी छायाओं को फ्लेरेकॉप के बेहोश जादूगरों के चारों ओर लपेटने के लिए कहा और उन्हें नेशन ऑफ रिबॉर्न की जेल में स्थानांतरित कर दिया। इस बीच वह स्वयं हवा में ही मंडराता रहा। उसने ऊपर देखा, लेकिन धातु की महिला की छाया बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। यूनिटी गन के आसमान में उड़ते ही वह गायब हो गई। उसके अंतिम शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, मुझे बनाओ, उसने कहा। उसकी बातें यूनिटी गन की तीव्र शक्ति में डूब गईं, जिससे ध्रुव को लगभग ये भ्रम हो गया कि यह उसकी कल्पना है। लेकिन यह निश्चित रूप से वास्तविक था। तुम्हें क्या लगता है वह कौन था? उसने श्रेयाचार ओ से पूछा। इस प्रश्न का कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं है। हालांकि यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त कारण है कि महिला का संबंध गॉडफोज के पूर्ण टुकड़ों से ही होना चाहिए। शायद यही उसका मतलब था जब उसने कहा, मुझे बनाओ। ध्रुव श्रेयाचार ओ के निष्कर्ष से सहमत था। ऐसा लग रहा था कि वह इस पूरे समय गॉडफोज के टुकड़े में अपनी उपस्थिति का एक हिस्सा छिपाने में सक्षम थी, और जब उसने यूनिटी गन का इस्तेमाल किया तभी वह खुद को दिखा पाए। यूनिटी गन पहला मंत्र है जो यूनिटी मैना का उपयोग करता है, और यह भौतिक और रहस्यमय कलाओं का संयोजन भी है। क्या यही कारण है कि जब मैंने इसका उपयोग किया तो वह प्रकट हुई और जब मैंने अन्य मंत्रों का उपयोग किया तो नहीं? ऐसा मानने का कारण है। ध्रुव ने अपनी छाती की ओर देखा। एक साधारण एक्स-रे मंत्र से वह अपने दिल को एकदम साफ देख पाया। बाईं ओर ऊपरी कक्ष में गॉडफोज का टुकड़ा था, जो उसके हृदय के चारों ओर लिपटा हुआ था। पहले की तरह ही ये धातु तरल पदार्थ उसके शरीर में स्थिर रहा, कभी नहीं हिला, कभी किसी तरह की शक्ति का विकिरण नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। अगर मैं यूनिटी गन का दोबारा इस्तेमाल करूं तो क्या वह दिखाई देगी? ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि ध्रुव को यह समझ नहीं आया कि वह किस तरह की शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को गॉडफोज के टुकड़े में छिपाती है। अगर वह समझ पाता तो वह पता लगा पाता कि वह अभी भी इस टुकड़े में मौजूद है या नहीं। गॉडफोज के टुकड़े से कुछ भी नहीं बदला है। तर्क ये बताता है कि समान चर के साथ एक ही क्रिया को दोहराने से वही प्रभाव होंगे। ध्रुव इसे तुरंत आजमाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि ऐसा करने का ये सही समय नहीं है। उसे अभी भी ग्राफ्टेड क्लस्टर में ढीले सिरों को समेटना था। वह धीरे धीरे जमीन पर लेट गया और सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। शहर के मध्य में लगभग हर व्यक्ति ने आसमान में इस रहस्यमयी तमाशे को देखा। जब से ध्रुव ने हवा में उनके धातु के बर्तनों को चुराया, तब से हर कोई बाहर निकलकर इस लड़ाई का दर्शक बन गया। यद्यपि यह पहली बार था कि उन्होंने उच्च स्तरीय जादूगरों की लड़ाई देखी, फिर भी वे जानते थे कि ध्रुव के पीछे दिखाई देने वाली धातु की स्त्री की छवि में कुछ अलग था। यह एक ही समय में अप्राकृतिक और स्वाभाविक था। यह एक ही समय में अपरिचित और परिचित था। खोज उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए गूगल पर सबसे अच्छी फायर NAT वेबसाइट
उसकी उपस्थिति से वे भयभीत हो गए, फिर भी वे अपनी निगाहें उससे हटा नहीं सके। ये ईश्वर के सबसे करीब की चीज़ थी जिसे उन्होंने कभी देखा था, और इस वजह से ध्रुव की उपस्थिति सामान्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। जब वह नीचे उतरा तो वे उसे घूरने लगे, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह कौन था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह उनमें से कई लोगों के लिए जीवन बदल देने वाला अनुभव था, लेकिन शायद उनमें से एक बाकी लोगों की तुलना में अधिक बदल गया था। अग्नि अभी भी आसमान की ओर देख रहा था, उसकी यादों में धातु की महिला की छवि जल रही थी। उसका दिल अभी भी भावनाओं और उत्साह से धड़क रहा था। उसके हृदय में यह दृढ़ विश्वास था कि वह धातुमय स्त्री किसी देवी से कम नहीं थी। यह कोई संकेत होगा, अग्नि ने खुद से कहा। कीचड़ देवता सही थे। इस बीच भूषण घुटनों के बल बैठा हुआ ध्रुव को देख रहा था, जो जमीन पर गिर पड़ा था। वह विश्वास नहीं कर सका कि उसने अभी क्या देखा था। एक अकेले लड़के द्वारा 5-6 सितारा जादूगरों को मार गिराया गया, और उसके सुनहरे बाल और उसकी गर्म मुस्कान को देखकर बर्लेन को यकीन हो गया। ये ध्रुव था, जो रिबॉर्न कंपनी का कथित मालिक था। इस एहसास के बाद आखिरकार चीजें किसी तरह समझ में आईं। उसके भाई ने उसे पहले ही सच बता दिया था, लेकिन उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। रिबॉर्न कंपनी कोई औसत दर्जे की कंपनी नहीं थी जो दबाव में ढह जाएगी। नहीं, वे एक ऐसी कंपनी थी जो बड़ी लीग के लिए बनी थी। वे एक ऐसी कंपनी थी जो उनमें से सबसे बेहतरीन, यहाँ तक कि फ्लेयरकॉप से भी मुकाबला कर सकती थी। ध्रुव को 6 सितारा जादूगरों को आसानी से हराते देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने इस कंपनी को कितना कमाका था। उसे लगा कि स्टोन कोल्ड 6 को हराने की अफवाहें, जो कि हेफेस्ट समूह द्वारा खुद बनाया गया एक समूह है, एक झूठ थी। लेकिन बाद में पता चला कि ये बातें सिर्फ सच्चाई नहीं थीं, ये तो बस शुरुआत थी। उसने गलती की थी। उसने फ्लेयरकॉप का पक्ष लिया था, ये सोचकर कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह बच सकता है। उसने सोचा कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह अपनी और अपने कर्मचारियों की आजीविका की रक्षा कर सकता है। लेकिन इसके बजाय उसने इसे बर्बाद कर दिया। अध्याय 297 ऑटोमोबाइल बछड़े हैंडक्राफ्टेड क्लस्टर का केंद्रीय शहर आखिरकार अत्याचारी फ्लेयरकॉप कंपनी के चंगुल से मुक्त हो गया। उन्होंने खुद को क्षितिज की ओर देखते हुए पाया और इसे क्रिस्टल की तरह स्पष्ट रूप से देखा। शहर के बाहरी इलाकों में अभी भी जमीन पर जलने के निशान थे, जो इस बात का सबूत थे कि जलती हुई बाधा कहाँ हुआ करती थी। लोग उस तक चले गए और दूसरी तरफ छूने की कोशिश करते हुए झिझकने लगे। वे बेकार ही चिंतित थे। वे आखिरकार शहर से बाहर निकल सकते थे, बिना इस डर के कि कहीं वे जलकर राख न हो जाएं। हुज़ा, हम आज़ाद हैं, माँ। अंततः स्वतंत्रता। पूरे शहर में उनकी जय जयकार और नारे गूंज रहे थे। जश्न का माहौल था, लेकिन वे उस लड़के को ढूंढना नहीं भूले जिसने ये सब संभव बनाया था। ध्रुव, सुनहरे बालों वाला लड़का। शहर में उनका कद एक पौराणिक व्यक्ति जैसा हो गया, न केवल इसलिए कि उन्होंने उन्हें उनके सोने के पिंजरे से मुक्त कराया, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने कुछ ही मिनट पहले एक धातु की स्त्री की छाया देखी थी। इसलिए जब ध्रुव ने एक स्पीकर ऑडियो मंत्र के साथ पूरे शहर में घोषणा की कि वह एक कंपनी का हिस्सा था, तो इस शहर के नागरिक तुरंत रिबॉर्न के प्रति कृतज्ञ हो गए। शहर के हर कोने में गूंजती तेज आवाज में ध्रुव ने हर एक को संबोधित किया। थोड़ी देर में मेरे आदमी इस शहर में आ जाएंगे और इस कठिन परिस्थिति के बाद आप सभी के लिए सहायता लेकर आएंगे। इस पर लोगों ने बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हाथ उठाकर उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, हम गौरवान्वित हैं। ये पूरा शहर आपके प्रति कृतज्ञ है। तभी एक बूढ़ा नागरिक नीचे से ध्रुव के पास आया और घुटनों के बल बैठ गया। कृपया, मुझे पता है कि हम आपकी सहायता के ऋणी हैं, लेकिन हम आपसे एक और उपकार मांगना चाहते हैं। कृपया देशद्रोही भूषण इंक को बाहर निकाल दें। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, अन्य नागरिकों ने भी बूढ़े व्यक्ति के शब्दों पर अपनी सहमति व्यक्त की। जब भूषण इंक ने उन्हें बताया कि फ्लेयरकॉप जादूगरों का आगमन जश्न मनाने का कारण है, तो उन्होंने उनकी बात पर विश्वास किया। जब भूषण इंक ने उन्हें बताया कि ज्वलंत अवरोध उनकी अपनी सुरक्षा के लिए है, तो उन्होंने उनकी बात पर विश्वास किया। लेकिन फ्लेयरकॉप के अत्याचारी शासन का अनुभव करने के बाद, जब उन्हें केवल उनकी कंपनी के उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर किया गया तथा अन्य किसी भी ब्रांड को जलाकर राख कर दिया गया, तो उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है। भूषण इंक के प्रति उनकी पिछली वफादारी नष्ट हो गई थी। वे उसे बाहर करना चाहते थे और उम्मीद करते थे कि रिबॉर्न कंपनी उनकी जगह ले लेगी। ध्रुव ने शहर के बीचों बीच भूषण की हवेली की ओर देखा। प्राचीन पत्थरों से बनी यह विशाल हवेली आसमान में ऊंची खड़ी थी। फिर भी बहुत से लोग उनके दरवाजे खटखटा रहे थे और दीवारों पर चढ़कर उस आदमी से मुआवजा पाने की कोशिश कर रहे थे जिसने उन्हें धोखा दिया था। वह तैरता हुआ भूषण की बालकनी में पहुंचा।
वहां उसने देखा कि वह आदमी रो रहा था और घुटनों के बल जमीन पर बैठा था। भूषण ने ध्रुव की ओर देखा और उसे पहचान लिया। भूषण ने कर्कश स्वर में कहा, मैंने अपने ग्राहकों को धोखा दिया है। मैंने उनका फायदा उठाया और उन्हें ठगा। ध्रुव ने उसकी ओर देखा और अपनी छाया को अंगोरा शहर में एक द्वार खोलने का आदेश दिया। कुछ ही सेकंड बाद उसका जुड़वा भाई भोला जमीन की छाया से ऊपर आ गया। भूषण ने अपने भाई की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू और भी तेज हो गए। तुम सही थे भाई, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा करना चाहिए था। भूषण रो पड़ा। भोला को अपने भाई के लिए दुख हुआ, लेकिन वह जानता था कि उसने ये रास्ता चुना है, उसे इस विकल्प के परिणाम भुगतने होंगे। मुझे माफ करें, आपको ये शब्द मुझसे नहीं कहने चाहिए, आपको ये शब्द उनसे कहने चाहिए, भोला ने खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां शहर के नागरिक उसके द्वार पर इकट्ठा हो रहे थे। भूषण ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। मेरे लिए इस पाप का प्रायश्चित करने का कोई रास्ता नहीं है। उनके लिए यही अच्छा है कि वे मुझसे कहीं ज्यादा योग्य किसी और के हाथों में रहें, और वह तुम हो ध्रुव। मैं अपनी कंपनी से अलग हो जाता हूँ। भोला ने ध्रुव की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। ठीक है ध्रुव, कृपया भूषण इंक को रिबॉन में शामिल करें और इसे अपना बना लें। कृपया ग्राफ्टेड क्लस्टर को बचाएं। ध्रुव ने सिर हिलाया, यह मेरा सम्मान है। भूषण इंक और भोला इंक दोनों के रिबॉन कंपनी की सहायक कंपनियां बन जाने के बाद अब ग्राफ्टेड क्लस्टर में गोल्डन रोड को फैलाने में कोई बाधा नहीं रह गई। इतना ही नहीं, बल्कि दोनों कंपनियों के पास जो प्राकृतिक संसाधन और परिसंपत्तियां हैं, उनसे गोल्डन रोड का निर्माण पहले की तुलना में बहुत अधिक आसान हो जाएगा। ऐसा करने के बाद ध्रुव ने अपनी छाया से भूषण और भोला को पुनर्जन्म राष्ट्र में पहुंचाया। भूषण ने प्रायश्चित करने के लिए स्वेच्छा से राष्ट्र की जेल में प्रवेश किया। दूसरी ओर भोला ने अपने भाई का समर्थन करने के लिए फिलहाल पुनर्जन्म के राष्ट्र में जाने का फैसला किया। इससे ध्रुव ग्राफ्टेड क्लस्टर के केंद्रीय शहर में बिल्कुल अकेला रह गया। कुछ घंटों बाद रिबॉन ऑटोमोबाइल और ट्रक शहर के नागरिकों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत के साथ गेट में प्रवेश कर गए। वे घोड़े रहित गाड़ियों को आश्चर्य से देखते रहे और पत्थर की ईंट की सड़कों पर लुढ़कते हुए घुटनों के बल बैठने लगे। जैसी की उम्मीद थी, केवल वही धातु की ऐसी अद्भुत कलाकृतियां बना सकता है। नागरिकों में से एक ने चिल्लाकर कहा, वह सचमुच धन्य है, यह अवश्य ही उस देवी की संतान होगी। एक अन्य ने एक विशाल ट्रक की ओर इशारा करते हुए कहा। और किसी तरह उस तरह की सोच शहर के नागरिकों के मन में बैठ गई। उन्होंने ऑटोमोबाइल को किसी तरह की बेजान मशीन नहीं समझा, बल्कि उसे एक जीवित प्राणी के रूप में देखा, जिसका गर्भाधान ध्रुव के ऊपर दिखाई देने वाली धातु की महिला ने किया था। इससे कोई मदद नहीं मिली कि कारों की हेडलाइटें आंखों की तरह दिखती थीं, जबकि बम्पर मुंह की तरह दिखते थे। बॉस, मैनकीज में से एक ने ध्रुव को बताया, वे हमारी कारों के बारे में अजीब बातें कह रहे हैं। ध्रुव ने भी इसके बारे में सुना था और उसे नहीं पता था कि इसके बारे में कैसा महसूस करना चाहिए। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। अभी के लिए उन्हें अनदेखा करो, उसने येलो मैनकी से कहा। क्या टोकरियां उतरने के लिए तैयार हैं? सभी गाड़ियां पूरे शहर के लिए भोजन और अन्य सहायक वस्तुओं के टोकरे लेकर आई थीं, जिन्हें जबरन अलग थलग कर दिया गया था। इतना ही नहीं, ध्रुव ने गोल्डन रोड के निर्माण को शुरू करने के लिए सीमेंट और अन्य सामग्री भी यहां पहुंचाई थी। सब ठीक चल रहा है बॉस। हालांकि हमारे लोगों को ये देखकर अजीब लग रहा है कि सभी लोग घुटने टेककर गाड़ियों की पूजा कर रहे हैं। ध्रुव को पता था कि इसे जल्द ही रोकना होगा, अन्यथा बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। और उन्होंने सोचा कि इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका भूरा के माध्यम से है। भूरा, क्या तुम अपने शैडो ऑक्स को किसी प्रकार का भ्रम पैदा करने दे सकते हो जिससे वे उस धातुमय महिला के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे? भूरा अपनी परछाई से बाहर आया और तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं मास्टर, ये बहुत आक्रामक है। मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं कि मैं बहुत से लोगों का दिमाग खराब कर सकूं। तुम सही कह रहे हो, ध्रुव ने सहमति जताते हुए कहा। बस उन्हें ये समझा दो कि ऑटोमोबाइल एक बेजान मशीन है। भूरा ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप मुस्कुराकर सिर हिला दिया। इससे उसे कथित अच्छे निंजा पर थोड़ा शक हुआ। मैं भरोसा कर सकता हूं कि तुम ये करोगे, है न भूरा? बैंगनी रंग का पक्षी फिर मुस्कुराया और ध्रुव को सलाम किया। चिंता मत करो गुरु, मैं जो कुछ भी करता हूं वह रिबॉन के लिए है। हे। अध्याय 298 लोहा मोवेदेही ही। जबकि ध्रुव शेष ग्राफ्टेड क्लस्टर में गोल्डन रोड को मजबूत करने में व्यस्त था, भूरा ने इस समय का उपयोग घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ की सराहना करने में किया।
जहां भी उसके क्लोनों ने संपर्क किया, जहां भी शैडो ऑक्स को रखा गया, वे केवल गपशप और उस भाग्यशाली दिन के बारे में चर्चा सुन सकते थे, वह दिन जब धातु की महिला प्रकट हुई और उनके पूरे जीवन को बदल दिया। उनकी आंखों में जो उत्साह था उससे ये स्पष्ट था कि वे इसे चमत्कार मान रहे थे। एक दिव्य शक्ति ने उन्हें छुआ और अपनी उपस्थिति से उन्हें सम्मानित किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देवी केवल इस सुनहरे बालों वाले लड़के के माध्यम से ही प्रकट हुई थी। इस कारण ग्राफ्टेड क्लस्टर के केंद्रीय शहर के बहुत से नागरिक ध्रुव और तत्पश्चात रीबॉर्न कंपनी को स्वयं देवी का कृपापात्र मानते थे। ये घटना ग्राफ्टेड क्लस्टर में बहुत तेजी से फैल गई। जिन लोगों ने इसे खुद देखा था उन्होंने इसे दूसरे इलाकों में बताना शुरू कर दिया, और जब बहुत से लोगों ने इस कहानी की पुष्टि की तो लोगों ने भी इस अफवाह पर यकीन करना शुरू कर दिया। ये देखने में काफ़ी अजीब घटना थी। आखिरकार ऐसा लग रहा था कि इस घटना की वजह से ध्रुव और रीबॉर्न कंपनी का नाम गोल्डन रोड बनाने से भी ज़्यादा तेजी से फैल गया था। बॉस भूरा, क्या हम अपने शैडो ऑक को नागरिकों के मन में संदेह और अविश्वास बोने देंगे? ऑकाइन ऑक सरदार, नारुतो ने सम्मानपूर्वक पूछा। सासुकी ने कहा, हमारे लोगों ने पहले ही उन सभी लोगों पर ध्यान दे दिया है जो ये दृढ़ विश्वास रखते हैं कि ये गाड़ियां देवी द्वारा बनाई गई हैं। हम अपने भ्रम का उपयोग करके उन्हें इस धारणा पर अविश्वास करने पर मजबूर कर देंगे। भूरा ने दोनों छाया सरदारों की ओर देखा और अपना सिर झुका लिया। और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? ओर्क्स ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचने लगे कि क्या उन्होंने भूरा की बात सही सुनी है। मास्टर ने पहले ही हमें उस विश्वास को बदलने का प्रयास करने के लिए कहा है, नारुतो ने भूरा को याद दिलाया। ध्रुव ने पहले ही भूरा और शैडो ऑर्क्स को ये बात फैलाने के लिए कह दिया था कि जो देवी उन्होंने देखी थी वह केवल एक उच्च स्तरीय जादूगर का भ्रम था। हालांकि भूरा के चेहरे के भावों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी योजना बिल्कुल अलग थी। तस्क तस्क तस्क, भूरा ने अपनी जीभ चटकाए। तुम लोग आगे के बारे में नहीं सोच रहे हो, अल्पकालिक विचारक, तुम लोग ऐसे ही हो। लेकिन मैं एक दूरदर्शी व्यक्ति हूँ जो भविष्य को देखता है और जानता है कि यह क्या हो सकता है। दोनों ऑर्क्स ने भूरा को अजीब नज़रों से देखा। आप क्या सुझाव दे रहे हैं बॉस भूरा? नारुतो ने पूछा। उसे बैंगनी रंग के स्लाइम के इरादों पर थोड़ा सा संदेह था। भूरा ने जोर देकर कहा, मैं कुछ भी सुझाव नहीं दे रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भ्रम न पालें और किसी का मन न बदलें। सासुकी आगे झुकी। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो वे यही सोचते रहेंगे कि धातुई महिला किसी तरह की भगवान है और ध्रुव उनका चुना हुआ है। भूरा के बैंगनी रंग के शरीर में धीरे धीरे मुस्कान उभरने लगी। बिल्कुल, उसने काफ़ी शैतानी लहजे में कहा। कुछ दिनों बाद ऐसा लगा कि केंद्रीय शहर के नागरिकों के बीच एक नया समूह उभर कर आया है। वे ऐसे लोगों से बने थे जो धातु की महिला की दिव्यता पर पूरी तरह से विश्वास करते थे, इस हद तक कि वे नियमित रूप से आसमान की ओर देखते थे और एक बार फिर से उसकी शानदार आकृति को देखने की उम्मीद करते थे। यद्यपि ये लोग पागल लग रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके बीच सैकड़ों सदस्य बन गए। वे स्वयं को आयरन वी वैदेहीहीन कहते थे। इस नए समूह ने उसे अपना उद्धारकर्ता माना। वह वही थी जिसने ध्रुव को फ्लेरेकॉप कंपनी के अत्याचारी शासन से बचाने के लिए भेजा था, और इसी वजह से उन्हें ध्रुव और रीबॉर्न कंपनी से गहरा लगाव था। रीबॉर्न कंपनी के पास जितनी भी धातु की मशीनें थीं, उन्हें तुरंत ही किसी प्रकार की दैवीय वस्तु या स्वयं दैवीय उत्पाद मान लिया गया। इसका एक उदाहरण ऑटोमोबाइल था। ये समूह के लिए कट्टर आकर्षण का विषय बन गया, इस हद तक कि जब भी कोई उनके पास से गुजरता तो वे सड़क पर घुटने टेक देते। एक घटना तो ऐसी भी हुई जब ये समूह तब क्रोधित हो गया जब एक कार सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वे उग्र हो गए। उन्होंने तुरंत प्रीतम को घटना की सूचना दी और कहा कि वे कार के खराब होने से पहले उसे ठीक कर दें। यही वह बिंदु था जहां ध्रुव को इस व्यवहार के बारे में पता चला। मैंने तो सोचा था कि यह पहले ही हो चुका है। भूरा, उसने पुकारा। बैंगनी रंग का वह कण उसकी परछाई से बाहर निकला और ध्रुव की ओर एक मासूम मुस्कान बिखेर दी। हाँ मास्टर, मुझे लगा कि आप इससे पहले ही निपट चुके हैं। यह आयरन वी वैदेहीहीन वाली बात इस हद तक कैसे बढ़ गई? भूरा ने कुत्ते की तरह अपना सिर झुकाया। मैंने कोशिश की मास्टर, लेकिन ऐसा लगता है कि यह समूह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा जिद्दी है। रिबॉर्न की छायाएं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। हम चाहे कुछ भी करें उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। ध्रुव ने भूरा की ओर तिरछी निगाह से देखा। मुझे इस पर बहुत संदेह है। क्या आप नहीं जानते कि उनका समूह अब और भी बड़ा हो रहा है? आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं गुरुजी? उनकी संख्या बहुत अधिक है। बेशक, वह शरारती छोटे भूरा पर वास्तव में भरोसा नहीं कर सकता था। यही कारण था कि उसने अपने क्लोनों को शहर के चारों ओर फैला दिया ताकि ये देखने की कोशिश की जा सके कि क्या हो रहा है और वे इतनी तेजी से क्यों फैल रहे हैं।
वे इतने संगठित लग रहे थे कि वे समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक अचानक इकट्ठा होना नहीं था, और जैसा कि पता चला, उनका नेतृत्व एक व्यक्ति कर रहा था जिसे पादरी कहा जाता था। कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि यह पुजारी व्यक्ति कौन था। यहाँ तक कि जब ध्रुव ने अपने क्लोन को इस समूह के सदस्यों से जोड़ा, तब भी उनमें से कोई भी पुजारी से कभी नहीं मिला। वे केवल बहुत ही अस्पष्ट स्थानों में छिपे पत्रों के माध्यम से संवाद करते थे। भूरा, पुजारी कौन है? स्वघोषित निंजा ने कंधे उचका दिए। उसने कहा, कुछ पता नहीं। सचमुच कोई सुराग नहीं? हाँ गुरु, कोई सुराग नहीं। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मेरी शक्तियां भी इस पुजारी की पहचान का पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वे बहुत मायावी हैं। वे हर समय छाया से बाहर रहते हैं, जैसे कि उन्हें पता हो कि हमारे सदस्य छाया में छिपे हुए हैं। ध्रुव को भूरा पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। बैंगनी रंग का ये स्लाइम 99% समय मूर्ख की तरह व्यवहार करता है, लेकिन छाया में उसका कौशल असली था। इस निंजा से छिपने के लिए कुछ भी नहीं था। वह भूरा को सच बताने के लिए मजबूर कर सकता था, या फिर वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद ही सच जान सकता था। लेकिन अभी के लिए ध्रुव भूरा को जो चाहे करने देगा। जब तक कि वह बहुत ज्यादा न हो जाए, तब तक वह छोटे से कीचड़ को अपनी मौज मस्ती करने देने के लिए तैयार था। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम्हें पता हो कि तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने भूरा को चेतावनी दी। बेशक मास्टर, अगर कोई ऐसी चीज है जो रीबॉर्न कंपनी को नुकसान पहुंचाएगी, तो आप निश्चिंत रहें कि मैं इसे रोकने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। ध्रुव ने आह भरी और बात को यहीं खत्म कर दिया। कभी कभी भूरा इतना प्यारा होता है कि उसे उपदेश देना बेकार है। वैसे क्या तुम्हारे पास अग्नि नाम के उस आदमी के बारे में कोई खबर है? वह अचानक गायब हो गया। भूरा का शरीर एक पल के लिए कांप उठा, मानो उसे अचानक से झटका लगा हो। हालांकि उसने तुरंत अपना आसन बदला और ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। हाँ, मुझे कुछ पता नहीं मास्टर। खैर, अब जाने का समय हो गया है। हे। ध्रुव के और सवाल पूछने से पहले ही स्लाइम तुरंत छाया में चला गया। खोज उपन्यासों के अध्यायों तक शीघ्र और उच्चतम गुणवत्ता में पहुंचने के लिए गूगल पर नवंबर ALFIRE-N80 वेबसाइट। अध्याय 299 बैचरॉक टाउनंगोरा शहर से सिर्फ एक हफ्ते की यात्रा दूर बैचरॉक शहर था। यह एक स्वतंत्र क्षेत्र हुआ करता था जिसका प्रबंधन एक ड्यूक करता था, जो कभी अपनी धार्मिकता और लोगों के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता था। दुर्भाग्य से शहर पर एक नई शक्ति का कब्जा होने के कारण उससे उसका खिताब छीन लिया गया, फ्लेरकॉप। बैचरॉक शहर क्वींस क्षेत्र के बहुत से क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था, तथा ये क्वींस क्षेत्र के निचले सिरे को शेष क्षेत्रों से जोड़ने वाले मुख्य नोड के रूप में कार्य करता था। ये भूगर्भीय दृष्टि से महत्वपूर्ण था। शायद यही कारण था कि फ्लेरिकॉप ने सबसे पहले इस पर आक्रमण किया। जो स्थान पहले स्थानीय और विदेशी व्यापारियों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान का केंद्र हुआ करता था, वह अब एक पुनर्तः अलग थलग शहर बन गया है, जहां एक ज्वलंत अवरोधक क्षेत्र है जो किसी को भी उस क्षेत्र में आने जाने से रोकता है। क्वींस क्षेत्र से कुछ व्यापारी आए थे जो शहर की परिस्थितियों से अनभिज्ञ थे, लेकिन उन्होंने शहर में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन फ्लेरिकॉप के गार्डों ने उन्हें रोक दिया तथा धमकी दी कि यदि वे नहीं गए तो वे बल प्रयोग करेंगे। केवल उन्हीं गाड़ियों को अंदर प्रवेश की अनुमति थी जिन पर फ्लेम्स का प्रतीक बना था, जिसके लिए फ्लेरिकॉप जाना जाता था। ऐसा ही एक आदमी था जो अकेले ही यात्रा कर रहा था और गार्डों को चकमा देकर निकलने की कोशिश कर रहा था। रुको, पहरेदारों ने अपने भालों को एक दूसरे से पार करके एक्स का निशान बनाया। केवल फ्लेरिकॉप को ही अंदर जाने की अनुमति है। फिर उस अजीब आदमी ने धीरे से अपना हुड उतारा और अपना चेहरा गार्डों को दिखा दिया, और तुरंत ही गार्ड की आंखें पहचान से चौड़ी हो गईं, फिर डर से। यह आदमी फ्लेरिकॉप का ही एक बड़ा अधिकारी था, एक ऐसा आदमी जो फ्लेरिकॉप के क्षेत्र के बाहर किसी भी और सभी लेन देन के लिए जिम्मेदार था। वह कोई और नहीं बल्कि अग्नि ही थी। माफ कीजिए सर, हमें नहीं पता था कि आप आज यहाँ आएंगे, उन्होंने जल्दी से कहा, अपने हथियार निकाले और सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। अग्नि ने एक शब्द भी नहीं कहा और द्वार के अंदर चला गया। जैसे ही वह द्वार से अंदर गया, ज्वलंत अवरोध का एक भाग खुल गया। पहरेदारों ने राहत की सांस ली। आमतौर पर ऐसी गलती से उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता, या इससे भी बदतर उनके हाथ से। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अग्नि बहुत अच्छे मूड में था, इसलिए उसे ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं थी, जो कि काफ़ी असामान्य था। वाह, मुझे नहीं पता कि सर अग्नि को क्या हो गया है, लेकिन हमें अपने भाग्य को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें डांट नहीं पड़ी, एक गार्ड ने कहा। इस बीच अग्नि बैचरॉक शहर की सड़कों पर घूम रही थी, और जहां भी उसने देखा, उसे अभी भी उस युद्ध के साक्ष्य दिखाई दे रहे थे जो उस समय हुआ था जब फ्लेरिकॉप ने इस स्थान को ड्यूक के हाथों से मुक्त कराया था।
पत्थर की सड़कों पर चारों ओर दरारें और बक्से थे, जिससे घोड़ों के लिए, गाड़ी की तो बात ही छोड़िए, बिना किसी बक्से में ठोकर खाए सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया था। सफाईकर्मी लड़ाई के दौरान घरों और इमारतों पर गिरे उल्कापिंडों के कारण जमीन में गिरे बचे हुए पत्थर के मलबे और लकड़ी के टुकड़ों को हटा रहे थे। इस बीच इन घरों में रहने वाले नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में काम चलाने के लिए केवल फ्लेरेकॉप भोजन और टैंक दिए गए थे। यह एक विडंबना थी। अग्नि ने अपने कदम तेज कर दिए और पूर्व ड्यूक के महल में पहुंच गया। उसके पहुंचने पर पुल को तुरंत नीचे कर दिया गया और कुछ गार्ड उसे अंदर ले गए। अन्य अधिकारी अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं, श्रीमान अग्नि। वे अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं, एक गार्ड ने कहा। अग्नि ने एक शब्द भी नहीं कहा और अंदर चलता रहा। जैसे ही वह महल में दाखिल हुआ, उसने देखा कि पूरा स्थान फ्लेरेकॉप के सामान से भरा पड़ा है। छत से नारंगी रंग की ज्वालाएं लटकी हुई थीं, फर्श पर जले हुए निशानों को छिपाने के लिए नारंगी रंग के कालीन बिछाए गए थे, और ड्यूक की पिछली पेंटिंग्स को उतारकर उनकी जगह एक मध्यम आयु वर्ग के मूंछ वाले व्यक्ति की तस्वीरें लगाई गई थीं, जिसने एक शानदार नारंगी रंग की वर्दी पहनी हुई थी। पहरेदार उसे खाने के कमरे में ले गए, जहां मेज पर पहले से ही इतना स्वादिष्ट खाना रखा हुआ था कि पूरा गांव खा सकता था। लेकिन मेज पर सिर्फ 7 लोग बैठे थे। अजीब बात यह थी कि मेज के अंत में रखी सिंहासन जैसी आलीशान कुर्सी खाली थी। दुर्भाग्य से उनका राजा वहां मौजूद नहीं था। अग्नि, यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य है, मेज पर बैठे लोगों में से एक ने अपना गिलास उठाते हुए कहा। मुझे लगता है कि ग्राफ्टेड क्लस्टर हमारे आगमन के लिए तैयार था। अगर ऐसा है तो यह आश्चर्य की बात है, बात करने वाले आदमी के सामने बैठी महिला ने कहा। अभी कुछ ही सप्ताह हुए हैं। क्या आप अपने काम में इतने अच्छे हैं? उसने चिढ़ाते हुए पूछा। अग्नि ने मेज के सामने की सीट ली। फ्लेरेकॉप के सभी अधिकारी उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। जब अग्नि अपनी सीट पर बैठा तो मेज पर रखी मोमबत्तियां टिमटिमाने लगीं, जिससे कमरे की परछाइयां हिलने लगीं। तो हम सबको इंतजार मत करवाओ, अग्नि के ठीक बगल में खड़े आदमी ने पैर थपथपाते हुए कहा। अग्नि ने अपना गला साफ किया और फिर सिर हिलाया। ये सही है, ग्राफ्टेड क्लस्टर किसी भी प्रतिस्पर्धा से मुक्त है। फ्लेरेकॉप बिना ज्यादा बल का इस्तेमाल किए आसानी से इस क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है, उसने सीधे चेहरे से कहा। बाकी 7 अधिकारी बहुत खुश थे। उन्हें परिणाम से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बस उन्हें इस बात से आश्चर्य हुआ कि यह इतनी जल्दी आ गया। सिंहासन के बगल में बैठे व्यक्ति ने पूछा, हमारा अगला कदम क्या होगा? वह दूसरे नंबर का अधिकारी था। अग्नि ने एक बार फिर अपना गला साफ किया और एक सुझाव दिया। चूंकि ग्राफ्टेड क्लस्टर साफ है, इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप से अपनी सेना भेजने की जरूरत नहीं है, सर आर्सोनियस, उसने कहा। हम अपने पैर जमाने के लिए अपने तीसरे इन कमांड को क्यों न भेजें? सभी लोग आर्सोनियस के सामने बैठी महिला की ओर देखने लगे। वह ब्लेजेल थीं, जो फ्लेरेकॉप संगठन में तीसरी सबसे प्रभावशाली हस्ती थीं। खोज उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर novel_fire वेबसाइट। आर्सोनियस ने अग्नि की ओर देखा और उसे घूर कर देखा। ब्लेजेल के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टुकड़ा है जो हमारे राजा के दिल के बहुत करीब और प्रिय है। क्या आपको यकीन है कि ग्राफ्टेड क्लस्टर में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और वह किसी भी तरह के खतरे में नहीं होगी? अग्नि को थोड़ा अजीब लगा, देवराज, जब उस आदमी ने उसकी ओर देखा। लेकिन जैसे ही मोमबत्ती टिमटिमाने लगी और उसके चेहरे पर एक छाया चमकने लगी, वह बहुत अधिक शांत हो गया। बेतुका मत बनो, आर्सोनियस। मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ, ब्लेजेल ने चेतावनी दी। या फिर तुम ये कह रहे हो कि हमारा फ्लेरेकॉप थोड़ी प्रतिस्पर्धा से डरता है? आर्सोनियस ने उपहास किया। मैं केवल सावधानी बरत रहा हूँ, ब्लेजेल। हमारे राजा ने तुम्हें एक बहुत ही मूल्यवान खजाना दिया है जिसे बदला नहीं जा सकता। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम इसे न खो, नहीं तो हम अपना सिर खो देंगे। ब्लेजेल ने उत्साह से अग्नि की ओर देखा। अग्नि, मुझे वहां तक पहुंचने के लिए तुमसे मार्गदर्शन मांगना होगा। अग्नि ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, आर्सोनियस ने घोषणा की। ब्लेजेल ग्राफ्टेड क्लस्टर में हमारी शक्ति को मजबूत करेगा, जबकि हम बाकी लोग अपनी ताकत अपने क्षेत्रों की रक्षा करने पर केंद्रित करेंगे। हमें क्वींस क्षेत्र के दक्षिणी भाग में मजबूती से पैर जमाना होगा। बाकी अधिकारियों ने आर्सोनियस के शब्दों पर अपने गिलास उठाए और फिर मेज पर रखे स्वादिष्ट भोजन को खाना जारी रखा। जबकि बाकी अधिकारी सामान्य बातें कर रहे थे और पेट भर खा रहे थे, अग्नि कुछ गोपनीयता के लिए बाथरूम में चला गया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, मोमबत्तियां टिमटिमाने लगीं। अग्नि ने आग की लपटों को बुझा दिया, जिससे पूरा स्थान रात्रि के आकाश की तरह अंधकार में हो गया। और जब उसे कोई नहीं देख रहा था, तो वह फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और फुसफुसाया। पुजारी यहाँ, अग्नि ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने वही किया है जो आपने मुझसे कहा था, हे कीचड़ देवता।
बाकी अधिकारियों को पता नहीं है कि आपकी कृपा पहले ही उनकी छाया तक फैल चुकी है। अध्याय 300 संसाधनों के लिए खनन। गोल्डन रोड का कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। भूषण इंक और भोला इंक दोनों को रिबॉन कंपनी को सुचारू रूप से सौंपने के बाद अन्या को धन्यवाद ध्रुव सड़कों और बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी लाने में सक्षम हो गया, जिससे ग्राफ्टेड क्लस्टर की संपूर्णता रिबॉन राष्ट्र में आ गई। भूषण की परिसंपत्तियों में बहुत सारे पहाड़ और खदानें थीं, जिन्हें निकालने की आवश्यकता थी, जो अत्यंत उपयोगी था, क्योंकि कंक्रीट और सीमेंट के निर्माण के लिए बहुत सारी सामग्रियां आवश्यक थीं। उन्होंने शर्वानी के साथ प्रत्येक खदान का दौरा किया और रिबॉन कंपनी के पास उपलब्ध सभी नए संसाधनों का लेखा जोखा लिया। शर्वानी ने अपने नोट्स में लिखा, पर्वत श्रृंखला के इस हिस्से में लोहा, कोयला, तांबा और चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में है। ध्रुव को रिबॉन कंपनी के विस्तार में जो समस्याएं आईं, उनमें से एक समस्या पैसे की कमी के कारण नहीं थी, बल्कि संसाधनों की कमी के कारण थी, जनशक्ति और सामग्री दोनों की। वे सभी धातुएं और खनिज जिनका वे दिन प्रतिदिन उपयोग करते थे, मुख्यतः रघुनाथ डॉम और किंग्स क्षेत्र की कुछ अन्य खदानों से प्राप्त होते थे। एक अनुमान के अनुसार उनके द्वारा प्रतिदिन उत्खनित सभी अयस्कों और खनिजों की मात्रा लगभग 10,000 टन प्रतिदिन थी। अब ये बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन रिबॉन राष्ट्र के संपूर्ण भूभाग के संदर्भ में ये बहुत छोटा था। ध्रुव को रघुनाथ डॉम और अन्य स्रोतों से प्रतिदिन मिलने वाली लगभग 7,000 टन सामग्री को किंग्स क्षेत्र में रखा जाएगा, जहां इसका उपयोग पुनर्जन्म राष्ट्र के लिए किया जाएगा। अब भी पार्च्ड लैंड्स में उनके इलाके में दिन प्रतिदिन निर्माण जारी था। वहां इमारतें, घर और बुनियादी ढांचे थे, जिनके निर्माण के लिए बहुत सारे कच्चे माल की जरूरत थी। ध्रुव किंग्स क्षेत्र के उन शहरों और कस्बों से आने वाले सभी अनुरोधों पर भी ध्यान नहीं दे रहा था जो रिबॉन के राष्ट्र का हिस्सा बनना चाहते थे। वे भी चाहते हैं कि उनका क्षेत्र पार्च्ड लैंड्स के स्वर्ग जितना उन्नत हो जाए। हालांकि ध्रुव को फिलहाल उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करना पड़ा, क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। उसके पास इसे बनाने के लिए पर्याप्त कच्चा माल नहीं था, और उसके पास इसे बनाने के लिए पर्याप्त श्रमिक नहीं थे। वह प्रतिदिन प्राप्त होने वाले शेष 3,000 टन अयस्कों और सामग्रियों को आवंटित कर सकता था, लेकिन इसका अर्थ ये होगा कि उसे गोल्डन रोड का निर्माण रोकना होगा। और फिलहाल ध्रुव ने क्वींस क्षेत्र में अपने विस्तार को प्राथमिकता दी। वास्तव में ग्राफ्टेड क्लस्टर को गोल्डन रोड की शाखा में शामिल कर दिए जाने के बाद से ही उनके पास आपूर्ति कम होती जा रही थी। उन्होंने ये भी सोचा कि अंगोरा शहर के पूर्व की ओर अपना विस्तार जारी रखने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने हेतु उन्हें कुछ महीनों तक चुपचाप रहना पड़ेगा। लेकिन भूषण इंक के पास मौजूद सभी प्राकृतिक संसाधनों को देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपना समाधान मिल गया है। गुड इवनिंग सर, मुझे पता है कि यह अशिष्टता है, लेकिन क्या हमने अपनी नौकरी खो दी है? जब ध्रुव रिबॉन के कारोबार पर विचार कर रहे थे तो अचानक भूषण इंक के कुछ खनिकों ने उनसे संपर्क किया। उनकी सफ़ेद शर्ट और भूरे रंग की पैंट पर कोयला और गंदगी लगी हुई थी, जो 1 महीने से ज़्यादा समय से धुली हुई नहीं थी। उनकी आंखें लाल हो गई थीं, जो खदानों में हर दिन 12 घंटे बिताने और अंदर के धुएं और पाउडर को अंदर लेने का सबूत था। उन्होंने रिबॉन कंपनी को सौंपे जाने के बारे में सुना था, जिससे उन्हें अपने भाग्य के बारे में अनिश्चितता हो गई थी। उन्होंने जो सुना था उसके अनुसार प्रीतम को आयरन एमवी वैदेहीन द्वारा आशीर्वाद दिया गया था, जिसका अर्थ है कि संभवतः उन्हें उन धातु मशीनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जो वे ग्राफ्टेड क्लस्टर में लाए थे। इसके विपरीत मुझे अब आपकी मदद की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता होगी, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया। ध्रुव ने शर्वानी की ओर देखा, जो आगे बढ़ी और खनिकों को उनकी नई नौकरी के बारे में बताया। आपके पास कुल कितने आदमी हैं? उसने उनसे पूछा। खनिकों में से एक ने उत्तर दिया, हमारे पास कुल मिलाकर लगभग 1,000 हैं, 300 यहाँ हैं और बाकी ग्राफ्टेड क्लस्टर में फैले हुए हैं। शर्वानी ने कर्तव्य निष्ठा से इसे नोट कर लिया। और आपको क्या लगता है कि आप एक दिन में कितना खनन कर सकते हैं? खनिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे शर्वानी को क्या जवाब देंगे। हम उन बड़े कंटेनरों में से 2 को इकट्ठा कर सकते हैं। उन्होंने खदान के प्रवेश द्वार के पास एक बहुत बड़े कूड़ेदान की ओर इशारा किया। ध्रुव ने श्रेया से पूछा कि उन डिब्बों की क्षमता कितनी है। प्रत्येक बिन में लगभग 200 टन अनाज इकट्ठा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि वे लगभग 400 टन अयस्क और सामग्री इकट्ठा करते हैं, ध्रुव ने बड़बड़ाया, जिसे शर्वानी ने अपने नोट्स में लिख लिया। खनिक ने कहा, अन्य खदानों में भी प्रतिदिन लगभग इतनी ही सामग्री एकत्रित हो सकती है। ध्रुव ने जब सब कुछ जोड़ा तो पता चला कि भूषण इंक प्रतिदिन लगभग 1,200 टन अयस्कों और सामग्रियों का उत्खनन करती थी। ये सिर्फ एक कंपनी के लिए काफी प्रभावशाली था। तथ्य यह है कि वे बहुत ही आदिम तरीकों से इतनी सारी सामग्री एकत्र कर सकते थे। ये दर्शाता है कि कंपनी खनन सामग्री में कितनी सक्षम थी।
उन्हें इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। आखिरकार दोनों कंपनियां रिबॉर्न की सहायक कंपनी बनने से पहले गोल्डन 500 में स्थान पर थीं। बहुत बढ़िया, शर्वनी ने अपनी नोटबुक नीचे रखते हुए कहा। भगवान ध्रुव, आप सभी का रिबॉर्न कंपनी में स्वागत करते हैं। आपका पहला काम आधिकारिक रूप से हमारा कर्मचारी बनना है, जिसका मतलब है कि अगर आप अभी तक अपनी प्रतिभा को जागृत नहीं कर पाए हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में हमारे रिबॉर्नियन इंजीनियर यहां आएंगे और खनन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कन्वेयर सिस्टम, ड्रिल रिग और वेंटिलेशन शाफ्ट का निर्माण शुरू करेंगे। शर्वानी ने रिबॉर्नियन कर्मचारी बनने के लाभों के बारे में बताना शुरू कर दिया, जिससे खनिक पूरी तरह से अभिभूत हो गए। प्रतिभा जागृति, पुनर्जन्म के राष्ट्र में स्थायी निवास, मौद्रिक लाभ, ये सभी शब्द इतने अच्छे थे कि सच होना नामुमकिन था। बस भगवान ध्रुव पर भरोसा रखो, शर्वानी ने उनसे कहा। सभी खनिक अपने नेता की ओर देखने लगे कि वह क्या करेगा, और अंततः उसने अपना संकल्प दृढ़ किया और ध्रुव की ओर चल पड़ा। उन्होंने ईमानदारी से कहा, हम पहले से ही बहुत आभारी हैं कि हम अपनी नौकरी बचा पाए। हमारे लिए यही काफ़ी है। ध्रुव और शर्वानी दोनों ने सिर हिलाया। अब तुम लोग प्रीतम हो, और हम खुद को उच्च मानक पर रखते हैं। उसने अपना हाथ उठाया और अपना सर्वोच्च कौशल सक्रिय किया, उपहार प्रदान करना। खनिक को अपनी छाती को चमकती हुई सफ़ेद रोशनी में देखकर आश्चर्य हुआ। एक गर्म सनसनी उसके ऊपर छा गई, जब एक अशरीरी आवाज़ उसके दिमाग में कुछ अस्पष्ट शब्द फुसफुसा रही थी। कुछ सेकंड बाद रोशनी कम हो गई और खनिक ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाह में एक नई चमक थी, समझ की चमक। अब उसके शरीर में शक्ति थी, वह शक्ति जो उसे प्रदान की गई थी। इसने उसे अपने आसपास के वातावरण में मौजूद मान को महसूस करने की अनुमति दी। इसने उसे सहज रूप से अपने शरीर में उन्हें इकट्ठा करने की अनुमति दी, जिससे उसके पेट की गहराई में एक बहुत छोटा क्रिस्टल कोर बन गया। इतना ही नहीं, अब भूविज्ञान का जटिल ज्ञान भी उसके मस्तिष्क में समा गया था। प्रतिभा, ए क्लास खनिज संसाधन संग्राहक, आप अपनी नई नौकरी के बारे में क्या सोचते हैं? ध्रुव ने उससे पूछा। खनिक ने घुटने टेक दिए। आपने जो ज्ञान दिया है और जो तकनीक आप हमें देने जा रहे हैं, उसके साथ मुझे पूरा विश्वास है कि हम आपको हर दिन लगभग 5000 टन अयस्क दे सकते हैं।